गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आपके लिए आज मैं रियल नंबर की अगली क्लास बनाने जा रहा हूँ। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, इसमें हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम यह सीखेंगे कि किस तरह से √2, √3, √5, √6, √7, √8 इत्यादि को, या क्यूब √2, क्यूब √3 इत्यादि को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। ठीक है, तो हम लोग वह तरीका सीखेंगे जिससे हम इसको सिद्ध कर सकें कि अपरिमेय संख्या है। हालांकि हम जानते तो हैं कि यह √2, √3, √5 सभी अपरिमेय संख्या हैं, लेकिन अगर हमें कोई कहे कि भाई सिद्ध करिए, या हमें सिद्ध करके दिखाना हो कि अपरिमेय संख्या है, तब हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसको इस जगह पर सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में। तो उसको जानने से पहले बेटा हम लोग को एक चीज़ और जानना है, वो है एक प्रमेय। प्रमेय क्या कहती है? उस प्रमेय में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई अभाज्य संख्या है और उस अभाज्य संख्या से हम किसी धनात्मक संख्या के वर्ग को विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, यानी किसी अभाज्य संख्या से किसी दूसरी धनात्मक संख्या के वर्ग को विभाजित कर सकते हों, तो उसी अभाज्य संख्या से हम उस धनात्मक संख्या को भी विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इस प्रमेय को सीखें और फिर उस प्रमेय की सहायता से, उस प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए हम यह सीखेंगे कि किस तरह से अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध किया जाए कि यह अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रमेय की ओर चलते हैं, और जो हम लोग दूसरा अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे तो उसमें विरोधाभास के नियम का उपयोग करते हैं, यानी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रमेय सिद्ध किया जाए, और जैसा कि मैंने बताया, और प्रमेय है कि एक अभाज्य संख्या से किसी संख्या के वर्ग को विभाजित किया जाए तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, तो उसको हम लोग इस तरह से लेके चल रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। तो बेटा प्रमेय है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a कोई भी धनात्मक संख्या हो। ठीक है, a² को p विभाजित कर रहा है, तो वही p a को भी विभाजित करेगा, जहां a क्या है? कोई भी धनात्मक संख्या। तो इसका प्रूफ देखा जाए बेटा कि अगर कहा जाए कि a कोई धनात्मक संख्या है, तो a बराबर क्या हो सकता है? p1 गुणे p2 गुणे p3 डॉट 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 गुणे pn, जहां p1 p2 p3 pn सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। हम लोगों ने ये जाना है कि कोई भी धनात्मक संयुक्त संख्या अगर है तो वह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त की जा सकती है। यह हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जहां यह आवश्यक नहीं है कि p1 p2 p3 भिन्न हो। ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने देखा था जैसे अगर आप 25 का गुणनफल अभाज्य संख्या में लिखते हैं तो क्या आता है? 5 गुणे 5, तो 5 और 5 क्या हो गया? एक ही हो गया, यानी p1 और p2 दोनों क्या हो गए? एक ही हो गए, यानी भिन्न हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, अगर आपसे कहा जाए 75 का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा बेटा? 5 गुणे 5 गुणे 3, तो 5 5, यानी p1 p2 दोनों क्या हो गए? बराबर, और 3 अलग हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि तीनों एक ही हो या तीनों भिन्न हो सकते हैं। जैसे 125 में क्या होगा? 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 तीनों एक ही हो गए, यानी p1 p2 p3 तीनों एक हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी संख्या a कोई भी संख्या है, उसके अभाज्य गुणनखंड p1 p2 p3 pn है। उसमें p1 p2 बराबर भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है ना, अब चला जाए बेटा a² का मतलब क्या हुआ? a गुणे a, और a गुणे a का मतलब a का अभाज्य संख्या हमने लिया है कि अभाज्य गुणनखंड p1 p2 p3 डॉट 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 pn, तो दूसरे a में भी क्या होगा बेटा? p1 p2 p3 डॉट 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 p1। इसका मतलब क्या हुआ? p1 गुणे p1, p2 गुणे p2, p3 गुणे p3, इसी तरह से जितनी भी संख्याएं हैं सबका गुणनफल pn गुणे pn, अर्थात ये क्या हो गया बेटा? p1² p2² p3² डॉट 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 pn²। अब यह दिया गया है कि p एक अभाज्य संख्या है जो a² को विभाजित करती है।
इसका मतलब क्या हो बेटा कि ये जितने सारे P1 P2 P3 हैं उसमें एक क्या होना चाहिए, P भी होना चाहिए। ठीक है ना, कि P1 P2 P3 में एक संख्या P भी होनी चाहिए। अर्थात क्या हुआ, ए स्क्वायर बराबर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर डॉट 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 P स्क्वायर। कहीं पर बीच में हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, कहीं पर। तो बीच में क्या आया, P स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, फिर क्या हो गया PN स्क्वायर। यानी जो कई सारे अभाज्य गुणनखंड उसमें हैं उसमें एक P स्क्वायर भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह शुरू में ही दिया गया है कि जो एक संख्या ए स्क्वायर को P स्क्वायर विभाजित करता है। ठीक है, अब अगर ए स्क्वायर बराबर P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर PN स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए क्या होना चाहिए, P1 P2 P3 डॉट 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 P गुणे PN। इसका मतलब क्या हो बेटा कि ए के अभाज्य गुणनखंडों में एक संख्या P भी है। इसका मतलब क्या हो गया, कहता है P A को विभाजित करती है। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोगों ने यही जाना कि अगर P A स्क्वायर को विभाजित करेगा तो वही P A को भी विभाजित करता है। ठीक है ना, तो अब इसकी सहायता से हम लोग सिद्ध करेंगे कि किस तरह से √2 भी अपरिमेय संख्या होगा या √3 अपरिमेय संख्या होगा। इसके लिए हम लोग बेटा विरोधाभास का नियम यानी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा √2 एक अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, तो हम ये मानते हैं कि विरोधाभास यानी अपोजिट लेके चलेंगे, तो हम ये मानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन हम लोग इस जगह पे सिद्ध करने के लिए मानेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं और ये जानते हुए भी कि ऐसा मानना गलत है, हम जान रहे हैं गलत है लेकिन हम इसको मान रहे हैं, तो इसके लिए पहले लिख लेते हैं कि यदि संभव हो, क्योंकि संभव तो है नहीं हम जान रहे हैं, बट फिर भी लिखते हैं यदि संभव हो माना √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम जान रहे हैं बेटा कि संख्याएं क्या जो हमने पढ़ी, या तो परिमेय या अपरिमेय। तो मतलब क्या हुआ कि अगर अपरिमेय नहीं है तो क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होगी। √2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या हो जाएगा, √2 बराबर P/Q, जहाँ PQ क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, I है। Q जहाँ 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो बेटा अगर Q 0 हो गया तो परिमेय नहीं होगा ना, वो अपरिमित यानी कि परिभाषित ही नहीं होगा, अनंत हो जाएगा। तो उस केस में अगर Q 0 हो गया तो फिर वो अपरिभाषित संख्या हो जाएगी, यानी तब ना तो हम परिमेय की बात कर सकते हैं ना अपरिमेय की बात कर सकते हैं। तो Q 0 नहीं होना चाहिए। PQ दोनों क्या इंटीजर यानी पूर्णांक हैं, यानी 2/3 5/7 11/3 कुछ भी हो सकता है। तो PQ का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात PQ क्या है बेटा, सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों, अगर मान लीजिए यहाँ 15 लिखा हुआ है, यहाँ 25 लिखा हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, 5 सब उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 से काट देंगे, 5 3 15 5 25, यानी सरल करके क्या लिख लेंगे 3/5। ठीक है, इसी तरह से कोई भी दूसरा गुणनखंड 10 और नीचे 15, तो 5 गुणे 2 5 गुणे 3, तो जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या 5, उसको काट दिया, क्या बचा 2/3। यानी अगर कहीं उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है तो हम उसको सरल करके इस तरह से लिख लेंगे कि उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी यह सअभाज्य संख्याओं के रूप में आ जाए। ठीक है, तो P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और PQ क्या है, सअभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब बेटा हम लोग दोनों तरफ वर्क कर लें। क्यों वर्क कर लें, क्योंकि √2 के बारे में हमें नहीं ज्ञात है लेकिन 2 के बारे में हमें कुछ जानकारी है, तो हम दोनों तरफ वर्क करते हैं। तो करने पर क्या मिल जाता है, 2 बराबर P²/Q²। Q² तिरे गुणा कर लें तो 2Q² बराबर P²। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, सॉरी समीकरण 2, एक ऊपर लिया गया, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या निकलता है बेटा, P² बराबर 2Q²। अगर P² 2 और Q² का गुणनखंड दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि P² 2 से विभाजित होता है और P² Q² से भी विभाजित होता है। ठीक है, लेकिन हमें जरूरत 2 की है तो हम लिखते हैं अर्थात P² 2 से विभाजित होता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर P² जैसे अगर 25 है 5 गुणे 5 तो वो 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है ना, 10 2 गुणे 5 यानी 2 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। ठीक है ना, 15 3 गुणे 5 तो 15 क्या होगा, 3 से भी विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। तो उसी तरह से अगर हमें दिख रहा है P² बराबर 2 × Q²,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। अब जो अभी हम लोगों ने प्रमेय पढ़ी बेटा, प्रमेय संख्या 1, उसमें क्या देखा था कि अगर पी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित होता है तो ए भी उस संख्या से विभाजित होगी। तो उस प्रमेय की सहायता से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी भी 2 से विभाजित होगा। और अगर p से 2 से विभाजित हो रहा है तो p बराबर क्या हो गया 2m, जहाँ m क्या होना चाहिए, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो 2m। अब अगर p बराबर 2m क्यों लिया गया बेटा, p 2 से विभाजित हो रहा है तो हो सकता है 1 टाइम जा रहा हो, 2 टाइम जा रहा हो, 3 टाइम जा रहा हो, 4 टाइम जा रहा है, तो 2 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 2 हो सकता है, 2 इंटू 3 हो सकता है, 2 इंटू 4 हो सकता है, 2 इंटू 5 हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है, 2 इंटू 10 हो सकता है, 2 इंटू 100 हो सकता है, कुछ भी हमें नहीं मालूम। तो हम लोगों ने क्या ले लिया m, जहाँ m को क्या बता दिया, कोई भी पूर्णांक। अब जब p बराबर 2m आ गया तो इसको समीकरण 2 में रख दिया जाए। समीकरण 2 हमारा क्या है बेटा, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो 2q स्क्वायर बराबर और p का मान क्या है 2m, तो 2m का होल स्क्वायर, 2m का होल स्क्वायर सिंप्लीफाई किया गया तो क्या मिल गया 4m स्क्वायर। तो क्या आया बेटा 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। 2 से कट करो, 2 2 जा 4, क्या आ गया बेटा q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। तो अब पुनः क्या मिला, q स्क्वायर बराबर 2 गुणे m स्क्वायर, अर्थात q स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। अब अगर q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है तो फिर से हम उसी प्रमेय पर जाएं। वह प्रमेय पुनः प्रमेय 1 से क्या कहती है कि q भी 2 से विभाजित होगा। अब अगर q 2 से विभाजित होता है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, q बराबर 2n, जहाँ n क्या होगा, कोई भी पूर्णांक। तो अब क्या हो बेटा, q बराबर 2n और p का मान क्या आया हुआ है 2m, यानी p भी 2 का गुणांक है और q भी 2 का गुणांक है। इसका मतलब क्या हुआ कि p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 तो दिख ही रहा है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। अतः p और q का एक उभयनिष्ठ गुणांक 2 है, जो यहाँ पर एकदम क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है लेकिन हमको एक तो दिख ही रहा है, क्या है 2। और अगर 2 मिल गया तो हम लोगों ने शुरू में ही क्या माना हुआ है कि हमारा एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और अभी हमें क्या मिला कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल गया। तो यह क्या हुआ बेटा कि इस बात का खंडन हो गया कि p और q को कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अगर खंडन हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये विरोधाभास हो गया, ठीक है ना, विरोधाभास हो गया। तो विरोधाभास का मतलब क्या है कि भाई कहीं ना कहीं हमारी गलती है। तो गलती कहाँ होगी, जो हम लोगों ने माना है, जो हम लोगों ने माना था वह गलत है, सत्य नहीं है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, तो कुछ समझ में आया होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल यही तरीका होगा, हमको सिद्ध करेंगे कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पुनः बेटा वही तरीका, यदि संभव हो माना √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अब अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होनी चाहिए भाई, परिमेय, अतः √5 एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब अगर परिमेय है इसका मतलब क्या होगा, √5 बराबर p/q, p/q बिलोंग्स टू i सेट ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांक, q नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर होना चाहिए 0 के, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर या हर 0 हो गया तो पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी बेटा, अपरिभाषित। इसलिए q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कभी भी हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब p q सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात उनका कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है बेटा, फिर वही बात कि अगर कोई उभयनिष्ठ होगा तो हम क्या करेंगे, उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को काट देंगे। तो जो बचेगा p और q वह वही बचना चाहिए जिसमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो। ठीक है, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि अगर लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके पास 25/35, तो 25 का गुणनखंड क्या हो 5 गुणे 5 और 35 का क्या हो गया 7 गुणे 5, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया 5 और 5। तो एक 5 काट दिया, बचा क्या रह गया 5/7, यानी ऐसा p/q बचा जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अगर लिखा हुआ है मान लीजिए 3/6, तो 3 का गुणनखंड तो 3 ही है और 6 का 3 गुणे 2, तो फिर 3 और 3 काट दिया गया तो क्या आ गया 1/2, यानी उसमें भी 1 और 2 यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है,
तो अब हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसका समीकरण 1 का वर्ग करते हैं। तो वर्ग करने पर क्या मिलेगा बेटा, रूट हट गया 5 और राइट साइड में यानी दाहिनी तरफ क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। फिर ये गुणा किया जाए तो क्यू स्क्वायर का 5 में गुणा हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, इसको समीकरण 2 ले लिया। अब हम लोग देख रहे हैं बेटा कि पी स्क्वायर बराबर 5 गुणे क्यू स्क्वायर, अर्थात क्या हुआ कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना, इसका यही मतलब होता है, अगर गुणा दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से भी विभाजित होगा, क्यू स्क्वायर से भी विभाजित होगा। लेकिन हमें किसकी जरूरत है, 5 की, तो हमने लिख लिया पी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। और पुनः हम वापस प्रमेय पर पहुंच जाएं, जो शुरुआत में ही आपको बताया कि प्रमेय 1 का इस्तेमाल से उपयोग से हम क्या कह सकते हैं कि P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, यही प्रमेय थी, तो उस प्रमेय का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है फिर से। अब अगर P 5 से विभाजित हो रहा है, अर्थात P को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का कोई भी मल्टीपल 5m, जहां m कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है। अब क्या हो बेटा कि P बराबर 5m, समीकरण 3 मान ले लिया इसको, और इस समीकरण से P का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो P का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिल जाएगा बेटा, पी स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, P बराबर क्या है 5m, यहाँ रख दिया गया 5m का होल स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 5m का होल स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, 5 का वर्ग 25, m का वर्ग m स्क्वायर, यानी 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब 5 इधर भी है, 5 का गुणांक इधर भी है, 5 से डिवाइड कर दो तो क्या मिल गया बेटा, q स्क्वायर बराबर 25/5m स्क्वायर, अर्थात q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। पुनः q स्क्वायर 5 गुणे m स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। अब अगर q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो फिर क्या हुआ बेटा, वही प्रमेय, एक ही प्रमेय पढ़िए, उसी प्रमेय का उपयोग कि अगर कोई संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी, अर्थात q स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो q भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा। अब अगर q 5 से विभाजित हो गया तो q बराबर क्या लिख सकते हो, 5 है, जहां n कोई धन पूर्णांक है। अब समीकरण 3 p बराबर 5m और समीकरण 5 q बराबर 5n से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि p और q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, वो भी 5 गुणे m दिख रहा है, ये 5 गुणे n दिख रहा है, तो 5 हो गया। अब हमारे पास पहले से क्या है कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये क्या कह रहा है कि जो कि इस बात का खंडन करता है कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः क्या हो गया भाई, जो हम लोगों ने माना है वह गलत है, इसलिए √5 क्या हो गई, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो √5 भी आप समझ गए क्या परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हम लोग √3 सिद्ध कर सकते हैं, √6 सिद्ध कर सकते हैं, √7 सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी संख्या जो अपरिमेय हम जानते हैं उसको सिद्ध कर सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या होगी। किस नियम से, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन के नियम से। ठीक है बेटा, अब देखिए हम एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं जिसमें हम एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग लेके चल रहे हैं। यह प्रश्न है इस तरह से कि सिद्ध करो कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 3 क्या है बेटा, परिमेय, और √5 क्या है, अपरिमेय। तो यहाँ पे हमें यह सिद्ध करना है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। पुनः हम कोशिश करेंगे या शुरुआत करेंगे क्या मानते हुए कि यदि संभव हो तो इसके विपरीत मान लिया जाए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होनी चाहिए बेटा, कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि संख्याएं क्या है, या तो परिमेय या अपरिमेय। तो अगर अपरिमेय नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय है तो उसका रूप क्या होना चाहिए, p/q, यानी 3 + √5 बराबर p/q। इस तरह से q ≠ 0, pq बिलोंग्स टू i सेट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांक एवं pq का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या pq सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बेटा,
अब देखिए हम यहाँ जानते हैं कि √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम 3 को राइट साइड ले जाते हैं, तो √5 बराबर p/q, इधर 3 प्लस चिन्ह के साथ है, दाहिनी तरफ गया माइनस हो गया, -3। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो बाईं तरफ तो कोई अंतर नहीं आना, √5 ही रहेगा, बराबर इधर क्या हो गया बेटा, एलसीएम हो गया q, तो q एलसीएम p - 3q/q। अब हम जान रहे हैं बेटा कि p भी एक पूर्णांक है और q भी एक पूर्णांक है, तो p - 3q भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक होगा। अब p - 3q/q, तो ये किस फॉर्म का हो गया बेटा, p/q फॉर्म का, तो एक परिमेय संख्या हो गई। और √5 क्या है, भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। जब हम देख पा रहे हैं कि p - 3q/q यानी ये p/q का रूप हो गया, तो एक परिमेय संख्या होगी, और यही किसके बराबर है, √5 के। तो इसका मतलब कि इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि क्या हो गया, एक विरोधाभासी। अतः जो माना गया हुआ क्या बेटा, गलत है। इसलिए 3 + √5 क्या होनी चाहिए, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, आप इसका प्रयास करिए। ठीक है, समझने का प्रयास करिए, इसको पढ़िए, थोड़ा सा नया मेथड है। ठीक है, नया मेथड है।